दोस्तों, जब भी हमारे किसी प्रियजन को हृदयाघात या हार्ट अटैक की तकलीफ़ होती है तो एक शब्द बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी आज के समय में हृदय रोगियों के लिए की जाने वाली एक बहुत ही सामान्य सी जांच बन चुकी है और प्रतिवर्ष हमारे देश और दुनिया में कई मिलियन लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच करवाते हैं। तो आज इसी एंजियोग्राफी की प्रक्रिया को जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे आपको विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों और जनरल स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां आसान हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का एक प्रयास किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एंजियोग्राफी होती क्या है। एंजियोग्राफी एक मेडिकल टेस्ट है जिसके अंतर्गत जिस भी अंग में रक्त प्रवाह की हमें जांच करनी हो, उस अंग की नलियों में रेडियो ओपेक डाई, जिसे हम कंट्रास्ट कहते हैं, कंट्रास्ट डाल के एक्सरेज की सहायता से उस इमेज को स्टोर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। एंजियोग्राफी की प्रक्रिया सिर्फ हार्ट के लिए या हृदय रोगों के लिए ही नहीं होती है। एंजियोग्राफी की प्रक्रिया ब्रेन और गले की नलियों के लिए भी की जाती है, हार्ट और फेफड़े की नलियों के लिए भी की जाती है, हाथ और पैर की नलियों के लिए भी की जाती है और विशेष केसों में गुर्दे की नलियों के लिए और पेट और आंत की रक्त प्रवाह की नलियों के लिए भी एंजियोग्राफी की जाती है। हमारी आज की चर्चा का विषय हार्ट की नलियों की एंजियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी तक ही सीमित रहेगा। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी की ज़रूरत किनको है या कोरोनरी एंजियोग्राफी के इंडिकेशंस क्या हैं। तो दो तरह के मरीज़ों में कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। वो पेशेंट्स जिनमें हार्ट अटैक का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो चुका है, यानी जिन्हें हार्ट अटैक की बीमारी घोषित हो चुकी है, ऐसे पेशेंटों में कोरोनरी एंजियोग्राफी करके आगे संपूर्ण जांच करनी और उसके हिसाब से इलाज की दिशा निर्धारित करनी ज़रूरी हो जाती है। दूसरा जो पेशेंट ग्रुप जहाँ पे कोरोनरी एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, वो जहाँ सस्पेक्टेड एंजाइना है, जिनको अभी तक हार्ट अटैक हुआ नहीं है, बट जिनकी हिस्ट्री, लक्षण, रिस्क फैक्टर्स और नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक वर्कअप इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज की संभावना हो सकती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक कन्वेंशनल इन्वेजिव एंजियोग्राफी, जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट इस जांच को करते हैं। दूसरा तरीका नॉन इन्वेजिव सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट इस जांच को करते हैं। दोनों के अपने नफ़े नुकसान हैं। इस वीडियो के अंत में हम उस चीज़ को देखेंगे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए दो तरह के रूट यूज़ किए जाते हैं। जो पुराना और परंपरागत तरीका है, उसमें पैर की नलियों से यानी फीमोरल आर्टरी के थ्रू कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है और पिछले कुछ समय से हाथ की नलियों यानी रेडियल आर्टरी से कोरोनरी एंजियोग्राफी करने का चलन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। रेडियल आर्टरी के साथ ही अल्नार आर्टरी का उपयोग भी कभी कभार कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए किया जाता है। रेडियल और अल्नार आर्टरी हमारे कलाई में दोनों किनारों पर स्थित होती हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी करने की प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो चरण होता है, ये डिसाइड करना कि पेशेंट को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है भी या नहीं। तो जैसा मैंने पहले बताया, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका है तो उसमें डिसीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर पेशेंट को हार्ट अटैक अब तक नहीं हुआ है या पेशेंट को पहले से बीमारी का कोई डायग्नोसिस नहीं है, तो विभिन्न नॉन इन्वेजिव टेस्ट जैसे ECG, इको, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ट्रेडमिल टेस्ट, इन सब से मिलने वाली जानकारी को कंबाइन करके और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके यह डिसीजन किया जाता है कि पेशेंट को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। पेशेंट को सारी प्रक्रिया समझाई जाती है, पेशेंट से कंसेंट ली जाती है और पार्ट प्रिपेयर किया जाता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब यानी कलाई और ग्रोइन के एरिया को
बालों को साफ़ किया जाता है, पेशेंट की फ़िटनेस का निर्धारण किया जाता है और अगर पेशेंट एंजियोग्राफी के लिए फ़िट है तो पेशेंट को कैथ लैब में शिफ्ट किया जाता है। कैथ लैब में स्टेराइल एनवायरनमेंट में कोरोनरी एंजियोग्राफी की प्रक्रिया की जाती है। उससे भी हाथ या पैर जिस रूट से भी कोरोनरी एंजियोग्राफी कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, सबसे पहले वहाँ की फीमोरल, पैर में फीमोरल आर्टरी या हाथ में रेडियल या अल्नार आर्टरी को पंचर किया जाता है। वहाँ पे गाइड वायर डाल के शीट डाली जाती है। उस शीट के थ्रू डायग्नोस्टिक कैथेटर को हार्ट की नलियों के मुंह तक भेजा जाता है। अब इस डायग्नोस्टिक कैथेटर में रेडियो ओपेक डाई, जिसे हम कंट्रास्ट कहते हैं, वो डालकर इमेज ली जाती है। इमेज को स्टोर किया जाता है और उस इमेज का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके पेशेंट को आगे मैनेजमेंट के लिए सलाह दी जाती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी के परिणामों को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ग्रुप बनता है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी वो मरीज़ जिन्हें सिर्फ दवाओं पे रखा जाना चाहिए। दूसरा ग्रुप बनता है पीसीआई या कोरोनरी आर्टरी स्टेंटिंग ग्रुप, यानी जिन पे आम भाषा में जिसे हम छल्ला डालने की प्रक्रिया कहते हैं। और तीसरा ग्रुप बनता है सीएबीजी ग्रुप, यानी जहाँ मरीजों को ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ नई तकनीकें डेवलप हुई हैं, जिससे कोरोनरी एंजियोग्राफी के परिणामों का और सटीकता से एनालिसिस किया जा सकता है, जिनमें एफएफआर, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड आईवस और ओसीटी प्रमुख है। यदि किसी मरीज़ की सिर्फ कोरोनरी एंजियोग्राफी होनी है तो ये प्रक्रिया सामान्यतः 10 मिनट से आधे घंटे की प्रक्रिया में पूरी कर ली जाती है। और अगर साथ ही पेशेंट की स्टेंटिंग करने का निर्णय होता है तो उसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। अगर मैं कोरोनरी एंजियोग्राफी से जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो पूरी दुनिया से मिले डाटा के हिसाब से ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन रेट 1 से 2% है, यानी जितने भी पेशेंट एंजियोग्राफी की प्रक्रिया से गुजरते हैं उनमें से 1 से 2% लोगों को कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन वेस्कुलर साइड एसेस से रिलेटेड होते हैं, यानी जिस आर्टरी को पंचर करके एंजियोग्राफी परफॉर्म की गई है उस जगह पे सूजन आ जाती है, खून का रिसाव हो सकता है। कई बार उस नली के रक्त के प्रवाह में भी आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट कंट्रास्ट रिलेटेड रहता है, यानी कंट्रास्ट की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस और कुछ लोगों में कंट्रास्ट की वजह से रीनल डिस्फंक्शन, यानी गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी आ जाना। हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट और उनकी टीम द्वारा इस प्रकार के एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए जो भी आवश्यक क्रियाकलाप और दिशा निर्देश होते हैं उनकी पालना सब मरीजों में की जाती है, बट फिर भी दुर्भाग्यवश एलर्जिक रिएक्शंस और किडनी इंजरी कई बार हमें देखने को मिल जाती है। अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में धड़कन की अनियमितता हो जाना, बीपी का ऊपर नीचे हो जाना, हार्ट की नलियों का या हार्ट के किसी चैम्बर का फट जाना और असामयिक मृत्यु, ये सब बहुत ही अनकॉमन है। हज़ारों लाखों केसेस में कभी कभार ऐसा होता है। पिछले कुछ समय से एक पैटर्न देखा गया है जिसके अंतर्गत ये प्रचार किया जाता है कि सीटी एंजियोग्राफी ही बेस्ट है। यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें डॉक्टर्स ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आप अपने आप से सीटी एंजियो करवा लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ़ कुछ भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, बट कोई भी मेडिकल टेस्ट सबके लिए नहीं होता है। मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस टेलर मेड अप्रोच से ही ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच से मिलने वाले परिणामों से आगे आपके इलाज की दिशा निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट कभी भी सीटी एंजियोग्राफी की सलाह नहीं देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इन्वेजिव एंजियोग्राफी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की तुलना में बेहतर है। सबसे पहली बात कि इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी में जांच के साथ ही
आगे इलाज भी संभव होता है। यानी अगर ब्लॉकेज निकलते हैं और आप उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो साथ में स्टेंटिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो कि सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी गंभीर और कम गंभीर यानी स्टेबल और अनस्टेबल दोनों तरह के पेशेंटों में की जा सकती है, जबकि सिटी एंजियोग्राफी सिर्फ स्टेबल लो रिस्क पेशेंट में की जा सकती है। यानी अगर आपका मरीज़ गंभीर है, उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता है, तो वहाँ पे सिटी एंजियोग्राफी का रोल बहुत सीमित हो जाता है। तीसरी चीज़, जिन मरीजों में पहले से कोरोनरी आर्टरी में स्टेंट्स लगे हुए हैं, यानी जिनकी स्टेंटिंग हुई है, उनमें सिटी एंजियोग्राफी की टेक्निक बहुत ज़्यादा सूचना नहीं दे पाती है टेक्निकल रीजंस की वजह से। चौथी चीज़, जिन पेशेंटों में बहुत हेविली कैल्सिफिकेशन हो, वहाँ पे सिटी एंजियोग्राफी से मिलने वाली सूचना बहुत सीमित हो जाती है और सिटी एंजियोग्राफी के बाद में फिर आपको सलाह दी जाती है कि आप इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराइए। इसके अलावा सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए पेशेंट की हार्ट रेट भी 60 से 70 की रेंज में होनी चाहिए और सीटी स्कैन मशीन की कॉन्फ़िगरेशन भी कम से कम 64 स्लाइस की होनी चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही अपील करूँगा कि अगर आपको हृदय रोगों से संबंधित कोई भी लक्षण आ रहा हो तो आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह लें और दोनों ऑप्शंस को समझने के बाद में ही एंजियोग्राफी करने का निर्णय करें। बिना पूर्ण जानकारी लिए आप सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या इन्वेजिव एंजियोग्राफी के लिए ना जाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।